अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो जैसे कि मैं भी इसी की देखिए मैं आपको फिर कोल रिलेट करती हूँ। पहले हमने ये भी दिस इज़ ऑल्सो कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। मैंने आपको पहले बताया कोल एक साइंटिस्ट था और उसने एक इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड बताया था, ठीक है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि अल्केन प्रिपेयर करने का, तो उसके नाम पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड है। इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई केमिकल चेंज आता है, और चूंकि इसको बताने वाले का नाम कोल था, इसलिए उसी के नाम पे इसको कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। पिछले जो हमने मीथेन प्रिपेयर किया था, तो हमने क्या लिया था, सोडियम लिया था, या हमने लिया था सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हम कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड मीथेन के केस में अगर हम रिकॉल करें तो उसमें हमने क्या लिया था, सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, और फिर हमने उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की थी और उसके नतीजे में हमारे पास सिमेट्रिकल अल्केन बन गए थे। लेकिन इस केस में हम सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जिनके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर 1 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, लेकिन जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। और उसका पोटाशियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट का मतलब ये है कि उनके अंदर जो H पॉजिटिव जो आयन होगा वो रिप्लेस कर देगा। अगर सोडियम सॉल्ट होगा तो Na पॉजिटिव आयन रिमूव करेगा, अगर पोटाशियम सॉल्ट होगा तो K पॉजिटिव आयन रिमूव करेगा। तो इस केस में आपने सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, उसको ज़ाहिर पानी में हल करना है। तो पानी में हल करके उसकी आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन आपको पता है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जब उनको लिक्विड स्टेट में लाया जाए, वैसे भी लाया जाए या आप उसको पानी में हल कर दें तो आयनाइजेशन हो जाती है, यानी कि वो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में स्प्लिट कर जाता है, ठीक है। उसके बाद आप उस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे, तो जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, जो नेगेटिव आयन होंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेंगे और वहाँ पे जो अपनी प्रोडक्ट्स बनाएंगे। इसी तरह जो पॉजिटिव आयन होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है और वो गेन करके भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो वही हम ज़रा पढ़ते हैं इसमें क्या। और इस केस में हमने क्या करना है, सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। तो उसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यानी कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इसके नतीजे में हमारे पास अल्कीन जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो हम ये देखते हैं, when sodium or potassium salt of dicarboxylic acid like succinic acid are subjected to electrolysis in an aqueous solution, alkenes are formed। तो देखिए ये आपने क्या लिया है, एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की, जैसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत सारी किस्में हैं ना, इसी तरह डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की भी मुख्तलिफ किस्में हैं। लेकिन अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं ये 4 कार्बन्स पर मुश्तमिल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसे हम कहते हैं सक्सिनिक एसिड। ये जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं ये 4 कार्बन्स पर मुश्तमिल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके 4 कार्बन्स मैं काउंट करके बता देती हूँ, 1 2 3 एंड 4। और आपने जो 4 कार्बन पे मुश्तमिल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, उसका आपने सोडियम सॉल्ट या पोटाशियम सॉल्ट लेना है। जो पर्टिकुलर केस आपको बुक में दिखाई दे रहा है इसमें आपने सोडियम सॉल्ट लिया है। यानी सोडियम सॉल्ट का मतलब है, आपको पता है इधर जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होती तो ये सक्सिनिक एसिड होता, लेकिन इन दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन होनी चाहिए इसको रिप्लेस कर दिया है सोडियम आयन ने। तो इस तरह ये सक्सिनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन गया है। ये बात समझ आइए, क्योंकि इसकी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है सोडियम आयन ने, तो ये सक्सिनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बन गया है। और इसको इसी वजह से इसका नाम भी हम कहेंगे डाई सोडियम सक्सिनेट। सक्सिनिक एसिड का ये 1 2 3 4 ये सक्सिनिक एसिड है, इसका सोडियम सॉल्ट है ये, इसको हम कहेंगे डाई सोडियम यानी 2 सोडियम पर मुश्तमिल सक्सिनेट, ठीक है। सो डाई सक्सिनेट की हम आयनाइजेशन करेंगे। ये बात समझ आइए, डाई सोडियम सक्सिनेट आपने लिया है, ठीक है। तो आपको पता है आप उसको चाहे पानी के अंदर डिज़ोल्व करें या आपको ऐसे लिक्विड में डिज़ोल्व करें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में स्प्लिट हो जाएगा। ये बात समझ आइए। तो क्या होगा, इसके पॉजिटिव आयन्स कौन, नेगेटिव आयन देखिए यहाँ पे है नेगेटिव चार्जेस और ये है पॉजिटिव आयन, तो इसके नेगेटिव आयन, ये वाला नेगेटिव आयन बनेगा। इसकी जब आयनाइजेशन होगी तो ये वाला एक पूरा नेगेटिव आयन बड़ा सा बनेगा। एक नेगेटिव आयन बनेगा लेकिन ज़रा बड़ा सा होगा, और इस नेगेटिव आयन के अंदर 2 ऐसी साइट्स होंगी जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगी। ये बात समझ आइए। आयन एक बनेगा लेकिन इस आयन के अंदर 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, और जो
सो टोटल चार्ज -2 का है। और फर्दर पॉजिटिव आयन जो है वो 2Na पॉजिटिव, 2 सोडियम के आयन्स बनेंगे। अब आपने जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की तो क्या होगा, जो नेगेटिव आयन होता है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाता है। यहाँ पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो है एनोड, और वहाँ जाके आपको पता है ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव, ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब है यहाँ पे एक इस ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है और एक इन दोनों के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब इधर जाएगा एनोड के पास, आपको पता है एनोड जो है ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और इसके ऊपर होती है ऑक्सीडेशन। तो ये जो नेगेटिव आयन है ये सबसे पहले अपने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यानी एक एक्स्ट्रा इसके पास था और एक एक्स्ट्रा इसके पास था, वो लूज़ करेगा। और जब ये अपना एक एक्स्ट्रा लूज़ कर देगा तो ये समझे यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा। तो इस ऑक्सीजन के पास एक डॉट बन जाएगा। डॉट का मतलब है कि अब इसके पास सिर्फ अपना इन दोनों के पास अब अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाकी है। जब किसी एटम के पास अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाकी हो तो वो फिर रेडिकल बन जाता है। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये जो है ये रेडिकल बन गया, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के पास भी अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी अपना। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, अगर मैं आप समझने की कोशिश करें तो ये देखें, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। तो क्या होगा, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इसका बॉन्ड ब्रेक होगा इधर से और इसका बॉन्ड ब्रेक होगा इधर से। आपको पता है जो एक कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो जो इसके पास, इस कार्बन के पास जो अपना एक इलेक्ट्रॉन आ गया है एक्स्ट्रा, वो इस कार्बन के, इस ऑक्सीजन के साथ एक और मिलके एक और डबल पाई बॉन्ड बना देगा। समझ आइए, इस कार्बन के पास जहां मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, जब एक उसके पास एक अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो इस ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के पास भी तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास एक अनपेयर्ड है तो इस ऑक्सीजन के पास भी एक अनपेयर्ड है, तो ये दोनों आपस में मिलकर पाई बॉन्ड बना देंगे। इसी तरह इसके पास अगर अनपेयर्ड है ऑक्सीजन के पास तो इस कार्बन के पास भी अनपेयर्ड है, इसी तरह ये दोनों मिलकर भी पाई बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ से भी। फर्दर इन दोनों कार्बन एटम के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। तो दूसरा बॉन्ड आपको पता है, जब ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड होता है तो दूसरा बॉन्ड पाई होता है। तो ये जो इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको वो ज्वाइन करके पाई बॉन्ड बना देंगे और हमारे पास इथीन बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी तो यही हुआ है कि इन दोनों कार्बन एटम और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड था, तो मजीद जो इन दोनों के पास एक एक्स्ट्रा आया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो उन्होंने फिर पाई बॉन्ड बना दिया। तो इसका होल का नतीजा ये निकला कि आपके पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन गए और एक इथीन का मॉलिक्यूल निकल गया। देन हम चलते हैं एट कैथोड। कैथोड क्या होता है, कैथोड में यहीं से ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने रिलीज किए थे, ये -2 इलेक्ट्रॉन, ये जो है इलेक्ट्रॉन ये इधर आएगा, इधर यहाँ पे आपको पता है वाटर भी आपने यूज़ किया इस पूरे प्रोसेस में। वाटर जो ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और 2OH नेगेटिव बनाएगा और हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले एनोड के केस में ऑलरेडी आपके पास 2 प्रोडक्ट्स आ गई है। आप अल्कीन तो आया ही आया है, उसके साथ ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई है और जो इधर 2 इलेक्ट्रॉन है उसने वाटर के साथ कंबाइन करके 2OH नेगेटिव बनाया और हाइड्रोजन, तो तीसरी प्रोडक्ट आपके पास हाइड्रोजन आ गई है। फिर आखिर में क्या होगा कि ये जो 2OH नेगेटिव थे इन्होंने जो यहाँ पे रिलीज़ हुए सोडियम आयन, इसके साथ कंबाइन करेंगे। आपको पता है ना जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो हमेशा किधर जाते हैं, कैथोड की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ताकि इलेक्ट्रॉन हासिल हो। तो यहाँ पे जाएंगे और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये NaOH बन गया। तो इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास 4 किस्म की प्रोडक्ट्स आई, इथीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड।